हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नवंबर 2020 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के शास्त्रीय नृत्य परंपरा के नैतिक मूल्यों पर आधारित नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉफी टेबल बुक क्या होती है। तो जैसा इसका नाम है, मान लीजिए आपके घर की एक कॉफी की टेबल है, यहां पर आप ये बुक रखते हैं। अब इसमें खास क्या होता है, ये जो बुक होती है ये चित्रात्मक होती है। जैसे आपने कॉमिक्स देखी होगी, इसमें डायग्राम ज्यादा होते हैं। मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आता है और आपने कोई बहुत भारी भरकम डिस्क्रिप्टिव बुक रख दी, तो कोई भी इसको नहीं पढ़ेगा चाय पीते पीते या कॉफी पीते पीते। बट हाँ, अगर वो चित्रात्मक है तो व्यक्ति उसको देखेगा, एक फोटो देखा फिर दूसरा देखेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस वजह से इसे कहा जाता है कॉफी टेबल बुक। अब ये जो कॉफी टेबल बुक आई है, इसका नाम है नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति। ये कॉफी टेबल बुक है और इसमें किस चीज के चित्र होंगे? तो इसमें होंगे जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। इस प्रकार के जो हमारे 7 क्लासिकल डांस है या एंशिएंट जो डांस स्टेप्स हैं, उनके इसमें चित्र होंगे। इसी वजह से इसको नाम दिया गया है कॉफी टेबल बुक का। और इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इसका विमोचन किया। फिर इसकी राइटर कौन है या जिन्होंने इसको बनाया है वो कौन है? तो वो है अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना है ये पूर्णश्री राउत। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी बुक्स होती हैं वो जनरली एग्जाम में आ जाती है, इसलिए आपको इनके नाम याद रखने हैं बुक के और उनके राइटर के। तो ये कौन है? पूर्णश्री राउत। इन्होंने बुक लिखी है नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति, और ये क्या है? एक कॉफी टेबल बुक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नृत्य शास्त्र पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक संगीत एवं नृत्य शास्त्र के शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगी। शोधार्थी मतलब क्या? जो रिसर्च करते हैं। किसके ऊपर? मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है संगीत और नृत्य के ऊपर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये चित्र वो देखेगा वो व्यक्ति रिसर्चर, तो डेफिनेटली उसको ये जो टॉपिक है इनकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसका आंसर है उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो सिर्फ आपको ये नाम याद होना चाहिए बुक का, और ये एक कॉफी टेबल बुक है और इसकी जो राइटर है अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना पूर्णश्री राउत। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपने एनएसपी का नाम सुना होगा, नगरनार स्टील प्लांट। जैसे आपने बीएसपी का नाम सुना होगा, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे ही ये है एनएसपी, नगरनार स्टील प्लांट। और ये अभी केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी इसके जो शेयर्स हैं वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बट केंद्र सरकार इसका विनिवेश करना चाहती है। आप समझिए निवेश क्या होता है और विनिवेश क्या होता है। आई थिंक आप जानते भी होंगे। निवेश और विनिवेश दोनों अलग अलग चीजें हैं। निवेश का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप उससे कुछ प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो ये क्या हुआ? निवेश हुआ, क्योंकि बाद में इससे आपको कुछ इनकम मिलेगी। और विनिवेश इसका उल्टा होता है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप इसको सेल करते हैं, तो आपको इससे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। यानी पैसे से प्रॉपर्टी अगर आपने ली तो वो हुआ निवेश, और विनिवेश मींस क्या? प्रॉपर्टी से आपने पैसा लिया, यानी प्रॉपर्टी सेल करके आपको पैसा मिला, तो वो होगा विनिवेश। तो विनिवेश ये करती है सरकार कि उसके पास जो शेयर होते हैं उनको वो सेल कर देती है। तो ये बनने वाला है या बन रहा है कहां पर? नगरनार स्टील प्लांट जो बन रहा है ये है बस्तर जिले में। बस्तर जिले में, अब आपको पता होगा बस्तर एक नक्सल प्रभावित जिला है, और अगर मान लीजिए ये प्लांट यहां पर रहता है तो डेफिनेटली इसको सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी पर्संस वहां पर होंगे, तो उससे नक्सल लोगों के वहां पर आवाजाही या जिसको बोलते हैं हमले की संभावना कम हो जाती थोड़ी सी, और डेवलपमेंट की संभावना बढ़ती है। और दूसरा, अगर ये प्लांट यहां पर रहता है तो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो जो नक्सल की जो गतिविधि है वो कम होंगी। इस वजह से जो राज्य सरकार है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, वो ये कह रही है कि आप इसे सेल ना करिए, यानी इसका डिसइन्वेस्टमेंट ना करिए। और अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसे हम परचेस करेंगे, यानी इसके जो शेयर हैं वो हम परचेस करेंगे। उसी के ऊपर ये एमसीक्यू है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को खरीदने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।
तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, अगर केंद्र सरकार संयंत्र का विनिवेश करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इसे खरीदेगी, सिंपल सी बात है। दूसरा, इसको कौन कौन बना रहा है, वो दोनों कंपनियों के नाम अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले भी इसका नाम आया एनएमडीसी, और दूसरी कौन सी है, ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, और दूसरा मैकॉन, ये एक सरकारी कंपनी है, दोनों मिलकर इसको बना रही है, एनएमडीसी और मैकॉन। ये इसके बारे में एडिशनल डेटा अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है। फिर इसकी टोटल लागत कितनी आई है, तो वो है 23,140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है इसकी, और इससे सालाना 3 मिलियन टन के उत्पादन की क्षमता होने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद में ये कहां पे बन रहा है, तो ये बस्तर जिला मुख्यालय, जो कि क्या है, जगदलपुर, सुना होगा आपने, बस्तर जिला मुख्यालय यानी क्या होगा, जगदलपुर से 16 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर नगरनार में इस्पात संयंत्र निर्माणाधीन है। अच्छा, कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग या जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ये आ जाए कि जो नगरनार स्टील प्लांट है वो कौन से राजमार्ग पर है, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर है। तो इसमें इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेल करेगी तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसके शेयर परचेस करेगी। इसको एनएमडीसी और दूसरी मैकॉन, ये दो कंपनियां बना रही है। इसकी लागत अगर याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये याद रखना है, और ये बस्तर जिले में है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से हमारे छत्तीसगढ़ में मछली पालन काफी अच्छी तरह से किया जा रहा है। तो उस मछली पालन से संबंधित एक न्यूज है, और वो न्यूज ये है कि यहाँ की दो कंपनियों को, दो कृषक कंपनियां हैं, वो मछली का जो क्या करती है, उत्पादन करती हैं, उन्हें विश्व मत्स्य दिवस यानी 21 नवंबर, और मैं आपको बता दूं ये जितने भी डेज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर वो तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जबकि वो न्यूज में आ जाए। जैसे ये विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को, अब ये सिंस न्यूज में आ गया तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की दो कंपनियों को, मत्स्य कंपनियां, ये मत्स्य कृषक कंपनियां हैं, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। किसके लिए, क्योंकि उन्होंने मछलियों के अच्छे बीज उत्पादित किए। बीज का मतलब क्या होता है, मछली का बीज क्या होता है, मछली अगर आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपको छोटी छोटी मछलियां चाहिए, और आप उनका पालन करके उन्हें बड़ी करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सीड चाहिए। तो सीड बनाने वाली भी कंपनियां हैं, या जिसको बोलते हैं कृषक कंपनियां हैं। तो ये दो कंपनियों को अवार्ड मिला है, और ये दो कंपनी कौन सी है, एक है मेसर्स एम फिश सीड कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड, बहुत लंबा नाम है, आपको सिर्फ मेसर्स एम इतना याद रखना है, क्योंकि दूसरा वाला भी ठीक ऐसा ही है, मेसर्स MIK, ये दूसरी कंपनी है। एक कंपनी है मेसर्स MM, और ये कहां पर है, रायपुर में, और दूसरी MIK ये कहां पर है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। और इसे किस कैटेगरी में मिला है, अगर याद रख पाए तो ठीक है, ये कैटेगरी है मेसर्स MM की बेस्ट फिशरीज इंटरप्राइजेस, और दूसरा धमतरी वाली जो है उसको मिला है बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म, इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है ये दो कंपनियों को। तो सिंपल आपको मेसर्स MM फिश और दूसरा MIK कंपनी, इन दोनों का अवार्ड मिला, ये याद करना है। कितनी राशि मिली, आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है। फिर एक और एडिशनल डेटा इसके साथ कि हमारे यहाँ जो मत्स्य बीज उत्पादन है वो कितना 13% ज्यादा बढ़ गया पिछले 2 वर्षों में। सरकार ने भी इसके लिए काफी कोशिशें की है, काफी तालाबों का निर्माण कराया है, और ये 251 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई से 267 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई तक उत्पादन किया गया है। ये स्टैंडर्ड फ्राई क्या होता है, जब तक मछली छोटी है यानी उसका सीड है तो उसे फ्राई कहा जाता है, क्योंकि उन्हें किलोग्राम में मेजर नहीं किया जाता, तब उनकी गिनती की जाती है, उसे कहते हैं क्या, फ्राई, स्टैंडर्ड फ्राई। और जब वो बड़ी हो जाती है तो उन्हें फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो ये 13% की इसमें वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आपको ये मेसर्स MM फिश और दूसरा MI कंपनी, ये दोनों याद रखने, इन दोनों को अवार्ड मिला है। कब, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए, प्रदेशवासियों को इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी मोहरेंगा के रूप में एक और पर्यटन स्थल की सौगात मिली है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की काफी संभावनाएं, सरकार भी लगातार उसके लिए कोशिश कर रही है। तो ये एक छोटा सा सफारी बनाया है, इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी मोहरेंगा, ये बनाया गया है। और ये कहां पर बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये राजधानी रायपुर के पास में है, यानी यहां से 40 किलोमीटर दूर है। सिर्फ आपको इतना भर याद रखना है, ये 555 हेक्टेयर, ये इतना कुछ खास मुझे लगता नहीं। और उस वन क्षेत्र का नाम क्या है, मोहरेंगा, इसी वजह से इसका नाम है
इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी मोहरेंगा। अब ये नेचर सफारी में क्या होगा, डेफिनेटली लोग देखने के लिए जाएंगे जंगली जानवर, तो उसी से संबंधित है। अगर देखने के लिए जाएंगे तो क्या, एक 4 मंजिला वॉच टावर बनाया गया है, पेगोडा, बायोडायवर्सिटी हॉल और भव्य प्रवेश द्वार, ये सारी चीजें बनाई गई है। और एक जिप्सी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि जंगल सफारी में इंसान आए तो वो देखे तो उसके अंदर जाके। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फिर जानवर देखने को मिलेंगे, लगभग 30 से 40 प्रकार के। कौन से, चीतल, जंगली सुअर, खरगोश, सियार, लोमड़ी, बंदर, ये सब इतना आपको डिटेल सारे के सारे नाम याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, एक तो इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी मोहरेंगा, और ये कहां पर, रायपुर में है, रायपुर से 40 किलोमीटर दूर। बाकी का ये आई डोंट थिंक इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी विश्व शौचालय दिवस, ये होता है 19 नवंबर को, और ये एक बार परीक्षा में आ भी चुका है, इसलिए ये आपको याद रखना है, क्योंकि टॉयलेट के ऊपर काफी बात होती भारत में इस समय, जो कि हमारी केंद्र सरकार है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने भी बहुत सारे टॉयलेट का निर्माण कराया, तो उसी में इसी से संबंधित ये न्यूज है। 19 नवंबर को होता है विश्व शौचालय दिवस। के अवसर पर राज्य सरकार ने स्वच्छता पुरस्कारों की घोषणा की है। देखिए, स्वच्छता पुरस्कार एक तो केंद्र सरकार देती है, वो अलग होता है, ये हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो इसमें खास क्या है, इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो किसे प्राप्त हुआ है, वो सरगुजा जिले को प्राप्त हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, पहला स्थान सरगुजा जिले को प्राप्त हुआ है, राज्य सरकार ने ये घोषणा की। अब अगर आप इसमें याद कर पाए तो ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, और नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं। इस जिले को 1 करोड़ रुपए दे दिए कि जाइए आप और डेवलपमेंट करिए। फिर इसकी एक जनपद पंचायत है लुंड्रा, उसको ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, ये मैं बता चुका हूं, स्थायित्व हेतु 50 लाख रुपए दे दिए। इसके अलावा 20 लाख रुपए एक और ग्राम पंचायत है पुहपुट्रा, इसको दे दिए 20 लाख रुपए। ठीक है, ये सब इतना मुझे नहीं लगता कुछ खास है। हाँ, आपको सरगुजा जिले का नाम याद रखना है, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है राज्य सरकार के स्वच्छता पुरस्कारों में। फिर प्लास्टिक मुक्त ग्राम एक ग्राम पंचायत हुई है, वो है क्या, बटवाही, उसको भी 21,000 रुपए की राशि इनाम स्वरूप दे दी गई है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य हैं। तो इसमें याद करने जैसा क्या, विश्व शौचालय दिवस, सरगुजा जिले को प्रथम स्थान, दैट्स इट, और बटवाही। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अरपा पैरी के धार जिन्होंने लिखा है, किसने लिखा है, वो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। इन्होंने हमारा राजकीय गीत लिखा है अरपा पैरी के धार, और इनके ऊपर आधारित या इनके ऊपर केंद्रित एक अंक आया है एक पत्रिका का, उस पत्रिका का नाम है ग्रामोदय, और दूसरी एक पत्रिका है वो कला साहित्य एवं संस्कृति के रूप में लिखती है अपनी कृति, तो उसका नाम है बहुमत। इन दोनों का विमोचन किया है किसने, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। इसका ये 101वां अंक है, और ये किनके ऊपर केंद्रित है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के ऊपर, जो कि हमारे अरपा पैरी के धार के लेखक हैं। उसके बाद में इनसे संबंधित डेटा देख लीजिए। 4 नवंबर को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की जन्म जयंती है, इसी के अवसर पर यह विमोचित किया गया। उनका जन्म सेवाग्राम वर्धा में 4 नवंबर 1939 को हुआ था, और मृत्यु कहां पर हुई, हमारे रायपुर में। अब सेवाग्राम कहां पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, वर्धा जिले में सेवाग्राम, वहां पर इनका जन्म हुआ था। फिर और इनके बारे में एडिशनल डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा के जाने माने कवि थे तथा उनके द्वारा लिखे गए मोला गुरु बनई लेते छत्तीसगढ़ी प्रहसन काफी लोकप्रिय है। ये जो पोयम टाइप है ये काफी लोकप्रिय है, मोला गुरु बनई लेते। ये तो इसमें से याद करने जैसा क्या है, ये दोनों चीजें ग्रामोदय और बहुमत 101वें अंक में इन्होंने प्रकाशित किए हैं, और इनका जन्म स्थान अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, और मोला गुरु बनई लेते ये इनकी प्रसिद्ध प्रहसन है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर एक नक्सली हमला हुआ था 2009 में, मदनवाड़ा नक्सली हमले के नाम से उसको जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे छत्तीसगढ़ में इतने नक्सली हमले हुए कि आप बस गिनती करते रहिए। राजनांदगांव जिले में 12 जुलाई सन 2009 में मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले की न्यायिक जांच की घोषणा हुई है। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो ये 2009 में हुआ था, और कई लोगों के ऊपर आरोप लगे इस बारे में, और उस समय जब विपक्ष में थी
अभी वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी, तब उन्होंने आरोप लगाए थे, तो इस वजह से इन्होंने अब इसकी न्यायिक जांच की सिफारिश की है या घोषणा की है। तो इसके संबंध में पहला तथ्य है, राज्य सरकार ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि जस्टिस शंभुदास श्रीवास्तव आयोग किससे संबंधित है, तो वो है मदनवाड़ा नक्सली हमले की जांच से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी छत्तीसगढ़ में प्रमुख लोकायुक्त रह चुके हैं, यानी एक बड़ी पर्सनालिटी है वो। लोकायुक्त जैसे पद पर रहे, मतलब वो क्या है, एक बड़ी पर्सनालिटी। और हमले में एसपी वीके जैन चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और इनका एक स्मारक भी है, शहीद एसपी वीके चौबे, ऐसा एक स्मारक भी आपको प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसमें से याद करने जैसा क्या है, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कोविड-19 का टीकाकरण होना है, वैक्सीनेशन होना है, तो उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में तैयारी की जा रही है, प्रिपरेशन की जा रही है, सभी जगह की जा रही है। तो हमने क्या प्रिपरेशन की है उसके बारे में देखिए। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले वैक्सीन किन्हें लगाई जाएगी, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वही फ्रंट वर्कर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोविड से डील करते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई कोविड का पेशेंट आपको दिख भी जाए, और अनफॉर्चुनेटली मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी को ना दिखे, जिस हिसाब से अभी कंडीशन है, तो लोग उससे दूर भागते हैं, बट डॉक्टर फिर भी बेचारे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास जाते हैं। तो डेफिनेटली उन्हें क्या चाहिए, वैक्सीन सबसे पहले चाहिए। तो राज्य सरकार ने उसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया है, किसका, सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनका एक डेटाबेस तैयार कर रही है राज्य सरकार। फिर टीकाकरण के लिए बेहतर अंतर विभागीय समन्वय के लिए एक स्टेट टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है। आपको कई बार ये देखने में आता है कि जितने भी विभाग हैं उनके बीच में अच्छी तरह से समन्वय नहीं होता और वो योजना अच्छे से चल नहीं पाती। इस वजह से सरकार ने इस बार सभी के बीच में एक समन्वय करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। उसका नाम क्या है, स्टेट टास्क फोर्स कमेटी। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति भी बनाई जा रही। ये हमारी प्रिपरेशन है किसके लिए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारे जो 5 आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दर्जा मतलब क्या होता है, उससे ये होता है कि उन्हें एक लाल बत्ती की कार मिल जाती है, थोड़े सिक्योरिटी पर्सन्स मिल जाते हैं, थोड़े से राइट्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो 5 आयोग ऐसे हैं जिनके अध्यक्षों को, जो कि नवनियुक्त हैं, जिन्हें अभी नियुक्त किया गया, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो उससे संबंधित पहला डेटा देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के बाद से पहली बार आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। यानी इससे पहले कभी भी जो आयोग के अध्यक्ष थे उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया था, ये पहली बार दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये सारे के सारे जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं वो सब आपको याद रखने ही होंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। खासकर राज्य महिला आयोग, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी परीक्षा में आ जाता है। डॉक्टर किरणमयी नायक ये बनी है क्या, अध्यक्ष किसकी, राज्य महिला आयोग की। दूसरी, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, महंत राम सुंदर दास जी, इन्हें बनाया गया राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। फिर अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, महेंद्र छाबड़ा जी को बनाया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू जी। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबर को बनाया गया है। तो ये पांचों के पांचों नाम आपको याद होने ही चाहिए, इसमें कोई कंसेशन नहीं, ये कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। इसमें याद करने जैसा क्या है, ये सभी के नाम आपको याद करने हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया, ये 2 चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक योजना लेके आई है सरकार, क्लिनिक योजना है वो, और वो क्या है, दाई दीदी क्लिनिक, इस प्रकार का है ये। और ये कब लेके आया गया, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर महिलाओं के लिए क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो जैसा इधर लिखा हुआ है, ये क्लिनिक किसके लिए है, महिलाओं के लिए। और ये इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया या शुरू किया गया कि जो महिलाएं हैं अपनी
जो बातें होती है इंटरनल या जो भी बीमारी से संबंधित, वो पुरुष जो डॉक्टर होते हैं उन्हें अच्छी तरह से बता नहीं पाती। यह हमारे भारतीय समाज में होता है। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या ऐसा क्लिनिक बनाया है, उसका नाम दिया दाई दीदी क्लिनिक। और इसमें खास ये होगा कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी होंगे यहाँ पे, यानी जो डॉक्टर होंगे या नर्स होंगी, वो महिलाएं होंगी। तब फिर महिलाएं आराम से अपनी समस्याएं उनके साथ शेयर कर सकती हैं। तो एडिशनल डेटा इससे संबंधित देखिए, यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में लागू की गई है। इन 3 जगह पर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में लागू की गई है। ये परीक्षा में आ सकता है कि कहां कहां पर ये लागू की गई। स्पेशल क्लिनिक में डॉक्टर सहित सभी चिकित्सकीय स्टाफ महिलाएं होंगी। केवल महिलाओं का ही निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए महिला क्लिनिक है, आपके भी मन में आया कि चलिए हम भी यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आपको फ्री में ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपसे पैसे चार्ज करेंगे। वो सिर्फ ये महिलाओं के लिए निःशुल्क है। इसमें और एडिशनल चीजें हैं। दाई दीदी क्लिनिक में महिलाओं के प्राथमिक उपचार के साथ साथ महिला चिकित्सक द्वारा स्तन कैंसर की जांच, हितग्राहियों को स्व स्तन जांच का प्रशिक्षण, गर्भवती महिलाओं को नियमित और विशेष जांच आदि की अतिरिक्त सुविधाएं होंगी। सिंपल सी बात है, जो स्तन कैंसर है हमारे भारत में बहुत समय तक तो ये डिटेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि महिलाओं को समझ ही नहीं आता कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, स्तन कैंसर हो चुका है। तो इसकी स्व स्तन जांच, यानी जितनी भी महिलाएं वो खुद जांच कर पाए कि स्तन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। और गर्भवती महिलाओं की जांच भी की जाएगी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, दाई दीदी क्लिनिक योजना, ये किसके लिए? महिलाओं के लिए, ये याद करने जैसा है। फिर ये कहां पर? रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में शुरुआत की गई इसकी। और इसकी सभी जो स्टाफ होंगी महिलाएं होंगी। और ये नीचे का मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे यहां पर 23 नवीन तहसीलों का गठन किया गया 15 जिलों में। तो उससे संबंधित ये डेटा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 23 नवीन तहसीलों का गठन 15 जिलों में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया। कई बार ऐसा होता है कि आपका गांव यहां पर है और तहसील यहां पर बहुत दूर है, तो आपको जाने में बहुत टाइम लग जाता है, जाने आने में, तो उससे फिर आदमी को समस्याएं होंगी। तो इस जन सुविधा को बढ़ाने के लिए और 23 नवीन तहसीलों का गठन कर दिया गया। तो पहला डेटा है इससे संबंधित। राज्य में अब तहसीलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 173। ये डेटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये लेटेस्ट है, इस वजह से परीक्षा में आ सकता है। मुख्यमंत्री ने 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों सहित कुल 27 तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कुल 19 करोड़ 20 लाख रुपए दिए। अब सोचिए, इतनी तहसील अगर आपने बनाई तो उनके लिए कार्यालय चाहिए तो वो बनाना पड़ेगा तो पैसा चाहिए। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इतना अमाउंट दिया है। और उसमें सभी तहसील कार्यालयों में एक एक वाहन व्यवस्था के लिए भी इतने पैसे दिए। अब अगर तहसील बन गई तो एक वाहन भी चाहिए, और वो वाहन किसके लिए होता है? जनरली उसको तहसीलदार उपयोग करता है। आप भी अगर राज्य सेवा से तहसीलदार बनेंगे तो यही वाहन आपको उपयोग करने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी ये सब करने में सक्सेसफुल होंगे। तो उसमें देखिए, प्रत्येक तहसील कार्यालय भवन का निर्माण 17.12 लाख रुपए की लागत से, और दूसरा एक वाहन क्रय करने के लिए 6,50,000 रुपए का अमाउंट सरकार ने दिया है। इतने पैसे किसके लिए? भवन निर्माण के लिए, और इतने पैसे वाहन परचेस करने के लिए। कहां पर? 23 नवीन और 4 पुरानी तहसील, जहां पर कि ये पुराने पड़ चुके हैं वाहन, या जो उसकी बिल्डिंग है वो पुरानी पड़ चुकी है, उसे भी नया करना है। तो आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसमें से याद करने जैसा क्या है? अब कुल तहसील कितनी हो गई? 173। नवीन कितनी आई है? 23। उसमें से जो अमाउंट दिया जा रहा है 71.12 लाख, ये किसके लिए? भवन निर्माण के लिए। और 6.5 लाख किसके लिए? तो ये दिया जा रहा है वाहन परचेस करने के लिए। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर विश्व शौचालय दिवस, इसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये। अभी हमने राज्य सरकार का देखा था कि राज्य सरकार ने कुछ अवार्ड दिए। अब हम देखते हैं केंद्र सरकार का। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पेयजल एवं जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा कांकेर तथा बेमेतरा जिलों को स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी बात है, स्वच्छता देखने को मिलती है। आपको पता है पूरे भारत में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो वो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ही है। काफी सुंदर है ये। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाया, नहीं तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। बेमेतरा जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस याद रखना, अवार्ड दिया गया बेमेतरा को। और दूसरा कांकेर को किसके लिए? उत्कृष्ट कार्य के लिए, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया। बेमेतरा की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, और कांकेर की बात करें तो स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। तो इसमें से याद करने जैसा क्या है? कांकेर और बेमेतरा को अवार्ड दिए जल शक्ति मंत्रालय ने, पेयजल एवं जल शक्ति मंत्रालय ने, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बेमेतरा को और कांकेर को उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।